हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं एंड इससे पहले प्रीवियस पार्ट वन में हमने स्टडी किया पेरेटो ऑप्टिमैलिटी या पेरेटो एफिशिएंसी को। एंड हमने जाना कि वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है नेचर में एंड बहुत ज़्यादा वो रिजिड है, जिसकी वजह से उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ओवरऑल वेलफेयर पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, वो कहता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो ठीक है। ठीक है, अब अगर हम किसी का वेलफेयर अगर करना चाहते हैं, मतलब इनइक्वालिटी है, ठीक है, और इनइक्वालिटी को हम अगर कम करेंगे तो हम किसी से रिसोर्सेज छीन करके किसी को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उसमें प्रॉब्लम है, मतलब पेरेटो एफिशिएंसी जो है वो इक्वालिटी की बात नहीं करती है। मतलब जो समाज है, जो इकॉनमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें वो जैसा चल रहा है उसी को ठीक डिस्ट्रीब्यूशन मानता है। अगर उसमें कुछ भी ऑल्टर या कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, ठीक है, जैसा हमने एग्जाम्पल से देखा, तो वो किसी से छीने बगैर या किसी के रिसोर्सेज को कम किए बगैर वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो इक्वालिटी पर समाज में ध्यान नहीं देता है, उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो अब इसी संदर्भ में अ, आगे के इकोनॉमिस्ट आए। जैसा हम जानते हैं पार्ट वन में हमने देखा कि 1896 से लेकर के 1906 तक ये इसका डेवलपमेंट हुआ पेरेटो एफिशिएंसी का 1896 में। फिर फाइनलाइज इसको 1906 में किया गया। उसके बाद फिर आगे जो आगे के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, फिर वो नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि एक हमें इस तरीके का वेलफेयर चाहिए जिसमें हम जो है सभी को उसमें सम्मिलित कर सकें। क्योंकि कोई भी पॉलिसी, जैसा हम जानते हैं कि ऑन द ग्राउंड लेवल रियलिटी में कोई भी पॉलिसी जो है, चाहे वो टैक्स की पॉलिसी हो, चाहे वो कोई रेगुलेशन हो या कोई प्रस्ताव पारित हुआ हो, ठीक है, जैसे कि रोड हम बनाते हैं तो रोड में जिसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जाती है, हालांकि उनको कंपनसेशन मिलता है, बट कंपनसेशन सिर्फ एक बार मिलता है। ठीक है, और वो इतना कंपनसेशन नहीं होता है जितना वैल्यूएबल और मॉनेटरी जो वैल्यू या गेन जो होता है उस जमीन से, वो उतना उसके बराबर नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को फायदा होता है, जैसे रोड बन रहा है, इस एग्जाम्पल को हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो वहां उस रोड से कम्यूटर्स को फायदा होगा, मतलब जैसे बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, उनको फायदा होगा। बड़ा एक्सप्रेस वे बन रहा है तो उससे उनको फायदा होगा, बट उससे जिनकी जमीनें जा रही हैं, मान लो किसी की खेत है और खेतों के बीच से फार्मर्स की जमीन चली गई रोड बनने की वजह से, क्योंकि रोड बनेगा तो उसको जमीन चाहिए, है ना। तो इसलिए कुछ जो सभी तरीके की पॉलिसीज होती हैं वो कुछ जो है कुछ को लॉस करती हैं, कुछ को गेन करती हैं। तो जिनको गेन करती हैं उनको तो वेलफेयर हो रहा है, ठीक है, वो तो वेलफेयर में इंक्लूड हो गए, बट ये किसको एक्सक्लूड कर रही है? जिसकी जमीन जा रही है। तो एट द सेम टाइम एक ही पॉलिसी जो है कुछ वर्ग को फायदा करती है, वेलफेयर करती है, बट ऑन द अदर हैंड यही पॉलिसी जो है कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो वो हो गए लोजर्स, एंड दूसरी तरफ जिनको वेलफेयर में इंक्लूड कर रही है वो हो गए आपके गेनर्स। इसी संदर्भ में जो है आपका 1939 में निकोलस कैल्डर जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसी संदर्भ में अपना कैल्डर कंपनसेशन टेस्ट दिया, जो कि 1939 में आया। हालांकि 1930 से ही ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ऑन द ग्राउंड लेवल रियलिटी में जो आपका पेरेटो एफिशिएंसी है, वो रियलिटी में वो जो है काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए कैल्डर कंपनसेशन, मतलब निकोलस कैल्डर का जो जो ये प्रिंसिपल आता है, वो कहते हैं कि हमें
इस तरीके का वेलफेयर होना चाहिए जिसमें हम गेनर्स को तो फायदा पहुंचा रहे हैं, मतलब एक वर्ग को हम फायदा पहुंचाते हैं बट दूसरे वर्ग को हम उससे एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, जिनका नुकसान हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या चीज सुझाई है, इसको हम बोलते हैं कैल्डर कंपनसेशन टेस्ट। हालांकि जो है 1939 में ही एक जॉन हिक्स भी हुए जिन्होंने 1939 में सेम उन्होंने अपना थ्योरी दिया, बट ये थोड़ा उसके कुछ महीने बाद आया और वो दूसरे वे में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो पहले हम कैल्डर का कंपनसेशन टेस्ट यहां पर स्टडी करेंगे। कैल्डर कंपनसेशन टेस्ट 1939। तो निकोलस कैल्डर ने 1939 में कैल्डर कंपनसेशन टेस्ट दिया। इसको हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऐसे ही हम जॉन हिक्स का भी एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। एंड देन फिर जब हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, जिनको दोनों टेस्ट को कंबाइन कर दिया बाद में इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों ने, क्योंकि दोनों का जो कंक्लूजन था वो सेम था बट उन्होंने डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहां पर जो है 1939 में पहले हम कैल्डर पे हम देखेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, ये आप देखिए। इन दी 1930s, इन दी 1930s, economists wanted a way to evaluate policy that increase sorry that increase total welfare, total वेलफेयर। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल वेलफेयर की सर्च में, उसकी आवश्यकता में ये चीजें निकोलस कैल्डर ने इसको इंट्रोड्यूस किया इन 1939, ठीक है। इवन विद लूजर्स, इवन विद, करेक्ट। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसा मैंने आपको अभी बतलाया कि वेलफेयर के अंदर खाली एक वर्ग का वेलफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट के थ्रू वेलफेयर हो रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, ये आपका दो सभी वर्गों को इसमें जो है वेलफेयर होना चाहिए, सभी वर्गों का इसमें जो है सभी वर्गों को इसमें इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है, कोई भी वर्ग जो है एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए, ठीक है, निकोलस कैल्डर, दूसरा पॉइंट में लिखूंगा, निकोलस कैल्डर 1939 एंड जॉन हिक्स 1939 1939 independently independently proposed ideas were combined into the Calder Hicks criterion।
तो क्या हुआ कि दोनों ने सेम चीज को प्रपोज किया, सेम चीज को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए बाद के इकोनॉमिस्ट ने फिर क्या किया कि उन्होंने निकोलस कैल्डर का, अभी इसमें डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर जॉन हिक्स का जो आता है, फिर दोनों को बाद में उन्होंने कंबाइन कर दिया और इसको एक साथ पढ़ना स्टार्ट किया कि ये कैल्डर हिक्स क्राइटेरियन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। सो it is also called potential Pareto improvement. Pareto improvement. तो पोटेंशियल पेरेटो इंप्रूवमेंट जो है, इसको मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज है, ठीक है। और कैल्डर हिक्स कैल्डर हिक्स एफिशिएंसी, या फिर इसको कैल्डर हिक्स एफिशिएंसी भी बुलाया जा सकता है। इट फोकसेस इट फोकसेस ऑन पोटेंशियल कंपेंसेशन कंपेंसेशन पोटेंशियल कंपेंसेशन। देखिए यहां पर अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि मान लीजिए जैसा अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि कोई रोड बन रहा है, एंड ये रोड जो है गवर्नमेंट बना रही है ताकि ओवरऑल वेलफेयर बढ़ सके, ठीक है। अब होगा क्या कि कुछ लोगों को इसका नुकसान होगा, वो तो लूजर्स हो गए जो कि वेलफेयर से बाहर हो गए। दूसरी तरफ गेनर्स हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, या फिर आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है। और जो कैब सर्विसेज है जैसे उबर है, ओला है, तो इनको उससे फायदा होगा, तो उनके लिए तो वेलफेयर हो गया, ठीक है। बट दूसरी तरफ जिनकी जमीनों पर वो रोड बना, उनसे उनकी जमीनें गवर्नमेंट ने ले ली क्योंकि उन्हें रोड बनाना है, तो इसलिए वो लूजर्स हो गए, ठीक है। तो लूजर्स एक तरफ हो गए जो समाज में जिनका वेलफेयर नहीं हुआ ना, जिन्हें समाज वेलफेयर से एक्सक्लूड कर दिया गया, ऑटोमेटिकली वो एक्सक्लूड हो गए। बट दूसरी तरफ गेनर्स हैं जो कि इससे खुश हैं। अब होता क्या है कि निकोलस कैल्डर का जो कंपेंसेशन टेस्ट है 1939, ये कहता है कि गेनर्स जो हैं, ठीक है, गेनर्स कंपेंसेट कर सकते हैं लूजर्स को, बट इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर जो गेनर्स हैं, जिनका वेलफेयर हो रहा है, जिनको फायदा हो रहा है, वो लोग जैसे कि बड़ी बड़ी जैसे उद्योगपति हैं, उनको ऐसी चीजों से फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि उनको अपना सामान को इधर उधर भेजने में आसानी होगी। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर उनका गेन जो है वो लॉस से अधिक है, मतलब जिनका लॉस हो रहा है उस लॉस से जिनका गेन हो रहा है, जिनको फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उनका बेनिफिट उससे कहीं ज्यादा है, तो ये मॉनेटरी वैल्यू में इसको लेकर चलना है, कंसिडर करना है, ठीक है, कि भाई उनका मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है। सपोज हम इसके लिए एग्जांपल लेंगे कि एक तरफ हैं आपके गेनर्स, जिनको इस रोड बनने से फायदा होगा, इस हाईवे बनने से, एक तरफ हैं लूजर्स। तो गेनर्स का जो फायदा होगा हम मान लेते हैं 1000, इसको हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए, $1000। एंड दूसरी तरफ हम लेंगे जो लूजर्स हैं, उनका घाटा कितना हो रहा है, उनको नुकसान कितना हो रहा है, तो हम इसको 500 ले सकते हैं। तो कैल्डर कंपेंसेशन टेस्ट की ये कहता है कि अगर गेनर्स का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो लूजर्स से कहीं ज्यादा है, तो इस कंडीशन में गेनर्स, देखिए मैं एक पॉइंट यहां लिखूंगा, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इफ विनर्स
winners gain are big enough to pay off losers and still have some left. The change is efficient. The change is efficient. तो यहां पर ये अजम्पशन इसकी क्या है कि अगर गेन लॉस से ज्यादा है, ठीक है, बिग एनफ, मतलब विनर्स गेन इज बिग एनफ, तो ये क्या कर सकते हैं, दे कुड कंपनसेट। अगर मान लीजिए कि गेनर्स ने गेनर्स ने लॉजर्स को, जिनका लॉस हुआ है, उनको $500 दे दिए, तो स्टिल यहां पे उनको $500 बचेंगे। ठीक है, 500 में से 500 गया, बचा 500, तो गेनर्स के पास अभी भी ₹500 हैं कंपेंसेट करने के बाद भी। तो इसमें को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल पेरेटो इंप्रूवमेंट। देखिए, जैसा हमने पार्ट 1 में स्टडी किया कि हमने वहां पे स्टडी किया कि हमें इनकम गिवन है, हमारे हमें एक ही इनकम, मान लीजिए कि $500 है, ये दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं पेरेटो एफिशिएंसी के संदर्भ में। तो इसी में से हमें इन चारों लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मतलब ₹500 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सॉरी। ठीक है, बट यहां पर मान लीजिए कि ये इनकम ही बढ़ जाए, तो हमें किसी भी व्यक्ति से छीनने की या लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल पेरेटो इंप्रूवमेंट। मतलब जब इनकम ही बढ़ जाए तो ये पेरेटो इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, बट जब इनकम गिवन है तो मतलब इसका रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑलरेडी हो चुका है, उस कंडीशन में अगर आप वेलफेयर करेंगे तो पेरेटो एफिशिएंसी या पेरेटो ऑप्टिमैलिटी जो है वो क्या कहती है कि ये बिना किसी के वर्स ऑफ किए, मतलब किसी से छीने बिना आप किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति का वेलफेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो रियलिटी है ऑन ग्राउंड, उस पे पेरेटो एफिशिएंसी या पेरेटो ऑप्टिमैलिटी जो है वो खरा नहीं उतरता है। इसीलिए ही इसी लिमिटेशन की वजह से कैल्डर एंड हिक्स को अपना अपना अलग अलग आइडिया जो है प्रिंसिपल या कहीं थ्योरी लानी पड़ी। तो उन्होंने, कैल्डर ने क्या किया कि 1939 में उन्होंने गेनर्स को भी यहां पे वेलफेयर में इंक्लूड किया। ठीक है, गेनर्स प्लस लूजर्स दोनों को वेलफेयर का पार्ट बनाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आपका जो गेन है वो लॉस से कहीं अधिक है तो आप लूजर्स को उनका लॉस आप कंपेंसेट कर सकते हैं मॉनेटरी में। ठीक है, और फिर भी आपके पास बचता है तो ये ओवरऑल इनकम जो है आपकी बढ़ गई। इसका मतलब ये क्या है, पेरेटो इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है जी, तो ये मुझे लगता है आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, एंड एक पॉइंट इसमें छोटा सा और लिख लेते हैं, देन फिर हम हिक्स को समझेंगे कि हिक्स ने यहां पर हिक्स ने क्या चीज एक्सप्लेन की है। ठीक है, अब कैल्डर में हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, ए चेंज इज डिजायरेबल, a change is desirable if the gainers from the change
gainers from the change could compensate the losers and still better off। तो यही हुआ है एक्चुअल में कि हमने कंपेंसेट भी कर दिया और हमारे पास अभी भी बहुत बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। जबकि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी जो है वो इसको नहीं मानता है, उसका एजम्पशन क्या है कि इनकम ऑलरेडी गिवन है। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और रिसोर्सेज को जब आप लिमिटेड होंगे, जब आपके पास 10 ही रुपए हैं और सब में 2-2 रुपए बढ़ गए हैं, तो आप किसी का 3 रुपया करना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी से 1 रुपया छीनना पड़ेगा, क्योंकि इनकम गिवन है। बट यहां पे क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने सिर्फ गेनर्स को जो है वेलफेयर में लिया है, लूजर्स के बारे में बात नहीं है कि भाई लॉस है तो लॉस है। इगैलिटेरियन या फिर इक्वालिटी होनी चाहिए रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में या इनकम में, वो उसके बारे में उसको इग्नोर कर देता है पेरेटो एफिशिएंसी। बट कैल्डर कंपनसेशन टेस्ट क्या करता है कि ये जो है आपके गेनर्स एंड लूजर्स दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलता है ताकि दोनों का वेलफेयर हो सके। और ये क्या होता है, जब आपकी इनकम बढ़ गई तो ये पेरेटो इंप्रूवमेंट कहलाता है, ठीक है। एंड इसमें एक चीज और है कि जो कैल्डर हैं, कैल्डर ने इस चीज को गेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि गेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकोलस कैल्डर ने 1939 में जो कंपनसेशन टेस्ट दिया है, उन्होंने गेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन किया है। अब आगे जब हम देखेंगे हिक्स का जो टेस्ट हम देखेंगे, जॉन हिक्स का, वो भी 1939 में आया। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब हम उस पर बात कर लेते हैं। ये हमारा कैल्डर कंपनसेशन टेस्ट है, ठीक है।